आज का टॉपिक है हम लोगों का व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। पिछले वाले क्लास में आपने फेडरल का मतलब समझा था क्या होता है। फेडरल का देखो, चलो हम आपको ना थोड़ा सा याद दिलाते हैं। हालांकि आपने दो प्रकार का चीज़ पढ़ा था आपने। कहाँ गया हमारा वो टॉपिक, हाँ यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट आपने पढ़ा था और यूनिटरी गवर्नमेंट आपने पढ़ा था। फेडरल गवर्नमेंट का क्या मतलब था? सिंपल सा मतलब था कि ऐसा कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो दो या दो से ज़्यादा हो। तो उसका एग्जांपल हमने दिया था आपको इंडिया का, कि इंडिया जो हमारा है वो एक फेडरल कंट्री है। क्यों कंट्री है भाई फेडरल? क्योंकि इंडिया में दो से ज़्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यानी कि बात करें इंडिया का, तो इंडिया में टोटल तीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि आखिर ऐसा क्या है इंडिया में, आखिर ऐसा क्या है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। यानी कि ऐसा क्या चीज है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। मतलब ऐसा इंडिया में ऐसा क्या है कि इंडिया में तीन गवर्नमेंट है। तो ऐसा क्या है भाई, देखेंगे इसी के बारे में हम लोग। तो ये टॉपिक अपने आप में क्वेश्चन भी बन चुका है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो क्या है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है जहां पे दो से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। देखो, हमारा देश जो आज़ाद हुआ ना, इतने आसानी से हम लोगों को आज़ादी नहीं मिला। पहली बात तो 200 साल, यानी कि लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन चलाया। हम लोगों को मारा पीटा टॉर्चर किया और हमारे सारे धन संपत्ति को वो लोग लूट कर लेके चले गए। पहला तो उन्होंने बहुत सताया। दूसरी बात, जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उस समय पे बहुत सारे लोगों का जान गया। कोई इधर के लोग उधर को मार रहे थे, कोई उधर के लोग इधर के लोगों को मार रहे थे, तलवार चला रहे थे, गोली बंदूक हर कुछ चल रहा था। कहने का मतलब ये है कि इंडिया को जो आज़ादी मिला वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से मिला है। बहुत सारे लोगों का उसमें खून बहा है। ठीक है, ऐसा तब हम लोगों को आज़ादी मिला। Soon after independence, several princely states become a part of the country। इस टॉपिक को ना पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या है। देखो, जब अंग्रेज इंडिया को छोड़ के भागा और जब हम लोगों को आज़ादी मिला 1947 में, उस समय पर भी हमारे इंडिया में ऐसे कुछ जगह थे जहाँ पे छोटे मोटे राजाओं का कंट्रोल हुआ करता था। तो उसी जगह को हम लोग क्या कहते थे? प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। याद रखिएगा, ये प्रिंसली स्टेट्स का मतलब ये होता है कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया उस समय पर भी हमारे इंडिया में कुछ कुछ जगह थे जहाँ पे छोटे मोटे राजा लोग अपने जगह को रूल करते थे, अपने प्रजा के ऊपर शासन चलाते थे। तो उसी जगह को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया था? प्रिंसली स्टेट्स नाम दे दिया था। और उस समय पे ज़्यादातर कहाँ पे थे आपको पता है? बताते हैं, इसका ना एग्जाम्पल आपके पास है। हैदराबाद था उसमें से एक, हैदराबाद, राजस्थान, और आपका वो वाला जगह जो कि आपका लाहौर के बगल में पड़ता है, यानी कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है और जो पाकिस्तान और पंजाब, इनका जो बॉर्डर है बेसिकली, उस जगह पर हमारा प्रिंसली स्टेट्स था। यानी कि उस समय पे कुछ ऐसे एरिया थे वहाँ पे जो कि छोटे मोटे राजाओं के द्वारा रूल किए जाते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास ये चॉइस था कि वो राजा इंडिया में रहेंगे या इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान चले जाएंगे। तो बहुत सारे राजा ने क्या किया? पाकिस्तान जाना स्वीकार किया, तो पाकिस्तान चले गए। बहुत सारे राजा ने ये सोचा कि नहीं भाई, हमारा जन्म इंडिया में हुआ है तो हम इंडिया में ही रहना चाहेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे बहुत ही धनवान आदमी थे बेसिकली, तो कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ इंडिया में रह गए। तो क्या हो गया, हमारा इंडिया में कुछ प्रिंसली स्टेट शामिल हो गए। ठीक है, आगे अगला है आपका, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब हमारा जो संविधान है ना, यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडिया को क्या कहता है पता है? वो कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि इंडिया जो है ना बेसिकली स्टेट्स का एक संगठन है। सही बात है, हमारे इंडिया में देखो कितने सारे स्टेट्स हैं, बिहार, यूपी, आपका झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात है। ये सब क्या है आपका? बेसिकली स्टेट्स ही तो है। तो इंडिया एक कंट्री तो है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हमारा जो संविधान है ना वो इंडिया को क्या कहता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि ये बेसिकली स्टेट्स का एक संगठन है, एक यूनियन है। सही बात भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेट्स हमारे पास। आगे, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन ये जो इंडिया का संगठन है, यानी कि जो इंडिया के अंदर इतने सारे आप स्टेट्स देखते हैं,
ये सब के सब स्टेट एक ही चीज पर बेस्ड है, एक ही इनका सिद्धांत है, वो है फेडरलिज्म। यानी कि स्टेट चाहे कोई भी हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी स्टेट हो, हर जगह पर फेडरलिज्म होगा। यानी कि पावर का जो शेयरिंग है वो हर जगह पर होगा। ठीक है, फेडरलिज्म का मतलब क्या समझा था आपने? पावर को शेयर करना, सिंपल सा। तो फेडरलिज्म हर जगह पर होगा, यानी कि पावर, पूरा का पूरा पावर किसी एक हाथ में नहीं होगा, पावर हर जगह पर शेयर होंगे, हर स्टेट में शेयर होंगे। आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स गवर्नमेंट। यानी कि देखो, आपको ना यहाँ पर जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अभी हमारे इंडिया में 3 गवर्नमेंट का लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लेकिन आपको पता है कि ये तीनों ना हमारे पास शुरुआत से नहीं थे। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय पर 1947 में, उस समय पर मात्र हमारे पास 2 ही गवर्नमेंट थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब है कि सर फिर ये लोकल गवर्नमेंट कब आया? लोकल गवर्नमेंट हमारे आज़ादी के बहुत सालों के बाद आया था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। यानी कि हमारे संविधान में शुरुआत से 2 ही गवर्नमेंट के बारे में जिक्र किया गया है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। ये जो लोकल गवर्नमेंट आप देखते हैं, जो तीसरा वाला हमारा गवर्नमेंट है, वो बहुत ही बाद में इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। आगे, later the constitution added a third tier of government, that is local government, in the forms of municipalities in city and panchayats in village, इसको हम लोग पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। यानी कि लेटर बाद में संविधान में एक तीसरा गवर्नमेंट का फॉर्म जोड़ा गया, उसको हम लोगों ने नाम दिया लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, और ये लोकल गवर्नमेंट को शहर में और गांव में अलग अलग नामों से जाना जाता है। शहर में इसको हम लोग म्यूनिसिपैलिटीज के नाम से जानते हैं, और गांवों में हम लोग इसको पंचायत या फिर पंचायती राज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वी हैव 3 लिस्ट्स रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब देखो, हमारे पास ना 3 ऐसे लिस्ट हैं, और उन तीनों लिस्ट में ये लिखा गया है कि किन किन मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है और किन किन मुद्दों पर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। तो वो 3 लिस्ट हमारे पास बेसिकली है। तो पहला लिस्ट जो है वो हमारा यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, और तीसरा है आपका इसमें कॉन्करेंट लिस्ट। तो इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इन तीनों लिस्ट में क्या क्या लिखे हुए हैं और कौन इनके ऊपर डिसीजन ले सकता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है बहुत ध्यान से समझेंगे इसको आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका यूनियन लिस्ट। इसमें कहा गया इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। यानी कि ऐसे कुछ मुद्दे, ऐसे कुछ डिसीजन जो कि कंट्री लेवल पे लिए जाते हैं, जिनका पालन हर किसी को करना पड़ता है, ये हमारे किस में आएंगे? यूनियन लिस्ट में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, कंट्री का जो डिफेंस सिस्टम होता है, डिफेंस मतलब आर्मी जो होता है आपका, आपको पता है आर्मी का हमारा 3 फॉर्म है, एक है लैंड पे, एक है वाटर पे, और एक है एयर में, जिसको हम लोग जल सेना, थल सेना, वायु सेना कहते हैं, सिंपल सा। तो ये जो डिफेंस है, क्या ये डिफेंस सिस्टम इंडिया का किसी स्टेट के अंडर में है क्या? नहीं, इसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का। कब भर्ती होना है, कब भर्ती नहीं होना है, कौन से कंट्री पे अटैक करना है, कौन से कंट्री पे अटैक नहीं करना है, कितना सुरक्षा बढ़ाना है, कितना सुरक्षा घटाना है। कहने का मतलब डिफेंस को लेकर जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, उसी प्रकार से फॉरेन अफेयर्स, जैसे इंडिया का रिलेशन अमेरिका से कैसा होगा, इंडिया का रिलेशन बांग्लादेश से कैसा होगा, इंडिया जापान से क्या खरीदेगी, इंडिया जापान से क्या नहीं खरीदेगी। इस प्रकार का जो फॉरेन अफेयर होता है, यानी कि एक कंट्री का मामला दूसरे कंट्री से जो होना होता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम, आपको पता है इंडिया में बहुत सारे बैंक है, ये बैंक भी कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो चलता है। ठीक है, यानी कि उनका ही फाइनल डिसीजन इसके ऊपर लागू होता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब हो गया, अच्छा आपने देखा था ना, जैसे अभी हमारे इंडिया में खास करके जो जियो सिम है वो बहुत ही चल रहा है, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये किसके अंदर में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। कहने का मतलब ये हो गया कि कम्युनिकेशन के ऊपर क्या डिसीजन लिया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, ये सबका सब राइट केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। उसी प्रकार का करेंसी, देखा था आपने कुछ साल पहले हमारा नोट बंद हो गया था, नोटबंदी,
है ना। तो ये जो डिसीजन लिया किसने लिया, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं, इसमें डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया था। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे एक लाइन में आप ये कह सकते हैं कि ऐसे कुछ मुद्दे, ऐसे कुछ टॉपिक जो कि पूरे कंट्री लेवल पे होता है वो केवल और केवल यूनियन लिस्ट में आते हैं, और इनके ऊपर जो डिसीजन लेने का काम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ही लेती है। ठीक है, आगे, दीज सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस सब्जेक्ट्स थ्रू आउट द कंट्री। इन सारे टॉपिक को यानी कि जिनके ऊपर हमारा ये यूनियन लिस्ट में है, इन सभी को इस लिस्ट में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये सब कुछ ऐसे चीज हैं जिनके ऊपर आप समझौता बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, है ना। अब देखो, आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, यदि इनका कंट्रोल यानी कि इनका पावर हर स्टेट के हाथ में रहता तो वो तो कुछ भी कर सकते थे, फिर कोई इसको बढ़ा देता, कोई इसको घटा देता, कोई इसको रद्द कर देता, यानी कि डिफेंस के साथ फिर क्या हो जाता, खिलवाड़ हो जाता। तो ये कुछ ऐसे इसमें सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं जिनके ऊपर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए हम लोगों को, यानी कि इसके ऊपर कोई समझौता नहीं चलेगा, जो है बिल्कुल सख्त है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप जरा खुद सोचिए, यदि इन सभी के ऊपर डिसीजन मेकिंग का पावर हर स्टेट को मिल जाता तो क्या वहाँ पे धांधली नहीं होता, बिल्कुल धांधली होता। कोई स्टेट कहता है ना कि चलो डिफेंस को कम करो, कोई स्टेट कहता है कि चलो डिफेंस को बढ़ाओ, कोई स्टेट कहता है कि चलो पाकिस्तान पे हमला करो, यानी कि इसमें बहुत अलग अलग प्रकार का विचार हो जाता। इसलिए इसको स्टेट मतलब इसीलिए डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहने दिया है कि भैया आप ही इसके ऊपर डिसीजन लो, आपको जो लेना है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं फिर। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट, यानी कि यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आपने देखे अभी, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, इन सब के ऊपर डिसीजन केवल और केवल कौन ले सकता है बताइए, यूनियन गवर्नमेंट ही ले सकता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकता है केवल, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट का समझ में आज आपको यह समझिएगा, यूनियन लिस्ट में जो भी चीजें लिखे रहते हैं उनके ऊपर डिसीजन लेने का भी काम, राइट, अधिकार, जो भी आप बोल लीजिए, वो यूनियन गवर्नमेंट का ही होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अगला है आपका स्टेट लिस्ट। तो अब यहाँ पे आपको नाम से मालूम चल गया होगा कि इसके अंदर जो भी चीजें आएंगी उनके ऊपर डिसीजन लेने का अधिकार किनको रहेगा, बताइए जल्दी। स्टेट को। स्टेट लिस्ट में जो है, इसमें जो भी चीज लिखे होंगे उनके ऊपर डिसीजन लेने का काम स्टेट का होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है आपका, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, यानी कि जैसे पुलिस का सिस्टम हो गया, जैसे आप जाते हैं उत्तर प्रदेश तो आप क्या देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर, इस तरीके से बोर्ड लिखा हुआ रहता है। आप बिहार आते हैं, बिहार में क्या देखते हैं, बिहार पुलिस। झारखंड जाते हैं, झारखंड पुलिस, यानी कि हर स्टेट का अपना पुलिस का सिस्टम है। तो ये पुलिस हो गया। ट्रेड यानी कि व्यापार, अब हर स्टेट के बीच में भी ट्रेड होता है, सिंपल सा। कॉमर्स भी हमारा यानी कि कॉमर्स का ही एक पार्ट है हमारा ट्रेड, सिंपल सा कॉमर्स में भी हमारा ट्रेड ही आता है, यही सब चीज आता है। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, इरिगेशन यानी कि पानी का समस्या जो खेतों में होता है। तो इन सभी के ऊपर जो डिसीजन लेने का काम है, जो राइट है, जो अधिकार है, वो केवल और केवल स्टेट के पास होता है। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सभी के ऊपर डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो केवल और केवल स्टेट के पास है। इनके ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोल सकती है कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ये सब नहीं कर सकती वो, क्योंकि स्टेट के पास ही केवल अधिकार होता है इन सब के ऊपर। ठीक है, आगे, These subjects are included in this list because we need a uniform policy on these subjects throughout the state। अब बताओ ये सब चीज स्टेट लिस्ट में क्यों डाला गया, इसलिए डाला गया क्योंकि भाई हमारे स्टेट का मामला है, हम उसी स्टेट में रहते हैं, तो हमको पता होना चाहिए ना कि हमारे स्टेट में क्या डिसीजन लिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा है। मान लीजिए इन सभी के ऊपर डिसीजन मेकिंग का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपने अकॉर्डिंग सभी के जगह पे बहाली करता, नौकरी देता, इस तरीके से। तो अब देखो ये सब चीज़ ना कुछ ऐसे जरूरी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को लगभग डेली जरूरत पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका बिहार पुलिस है, आपके घर में चोरी हो गया तो कौन आएगा, बिहार पुलिस आएगा कि दिल्ली से पुलिस आएगा, बिहार पुलिस आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसे ऐसे सामान आते हैं हमारे, मतलब ऐसे ऐसे इसमें टॉपिक आते हैं जिनका जरूरत हम लोगों को तुरंत पड़ता है, और तुरंत जरूरत पड़ता है तो तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए दिल्ली से तो पुलिस आएगा नहीं, वहाँ से जो हमारे गवर्नमेंट है वो तो भेजेंगे नहीं कि भैया जाओ उसके घर में चोरी हो गया, जाकर देखो क्या हुआ। इसीलिए कुछ ऐसे चीज़ें इसमें हैं जिनका जरूरत हम लोगों को डेली पड़ता है और स्टेट में इसका होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। यानी कि स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ आपने देखा, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सब के ऊपर डिसीजन लेने का अधिकार केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इसमें थर्ड नंबर पे कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें क्या है देखा जाए। इसमें कह रहा है इन इट यहाँ पे इट होगा, IT कर लीजिएगा। ठीक है, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। इसका मतलब समझो। देखो, हमारे जीवन में ना कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनके ऊपर डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होता है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। यानी कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिसीजन लेने का अधिकार दोनों के पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका एजुकेशन हो गया, शिक्षा, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? ट्रेड यूनियन का मतलब समझते हैं क्या होता है? ट्रेड यूनियन का, हाँ क्या बताओ? ट्रेड करना ठीक है, लेकिन यूनियन भी एक वर्ड लगा हुआ है इसमें। देखो, ट्रेड यूनियन करना मतलब क्या होता है बताते हैं। जब भी हम लोग कुछ ट्रेड व्रेड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको ट्रेड करना हो अपने कहाँ से, इंडिया से ट्रेड करना हो, कहाँ पे, बांग्लादेश से। मान लीजिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आपस में ट्रेड होना है, तो आपको पता है कि बांग्लादेश के बगल में पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से डायरेक्टली शिप निकलेंगे और कहाँ चले जाएंगे? बांग्लादेश चले जाएंगे अपने सामानों को लेकर। तो बताओ, यहाँ पे ट्रेड तो दो कंट्री के बीच में हो रहा है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन ज्यादातर जो इसमें फंक्शन है वो कौन ऑपरेट कर रहा है? वेस्ट बंगाल कर रहा है, क्योंकि वहीं से शिप निकला और वहीं से चला गया। तो ये हमारा होता है ट्रेड यूनियन। और ये हमारे इंडिया में एक नहीं है, बहुत सारे। जैसे आपको पता है हमारा जो एक गुजरात है, वहां से भी बहुत बड़े बड़े शिप निकलते हैं, महाराष्ट्र से भी बड़े बड़े शिप निकलते हैं। ये जो आप अलग अलग जगह देख रहे हैं, ये ट्रेड का बेसिकली यूनियन है, मतलब एक संगठन है जिसके ऊपर डिसीजन लेने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी है। जैसे आपको क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल से जो सामान हमारा बांग्लादेश जाता है, क्या उस सामान के ऊपर जो टैक्स आता है वो केवल क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ही रखती है क्या? नहीं, उस टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आता है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि ट्रेड के अंदर भी कुछ ऐसे हमारे पास मामले हैं जिनके ऊपर डिसीजन लेने का अधिकार दोनों को होता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होता है। और ट्रेड यूनियन का सिंपल सा मतलब समझिएगा, जब बड़े लेवल पर ट्रेड किया जाता है तो एक ग्रुप बना के किया जाता है ना, सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया। मैरिज मतलब शादी। अच्छा, हमारे इंडिया में भी जो फिलहाल लड़का और लड़की का जो लीगल एज है वो कितना है? लड़के का 21 और लड़की का 18। ये डिसीजन कौन लिया होगा? दोनों के सहमति से लिया गया होगा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के सहमति से लिया गया होगा कि भैया लड़कों का उम्र रखो 21 साल और लड़की का उम्र रखो 18 साल मिनिमम शादी करने के लिए। अभी नहीं, अभी तो फिलहाल इसके ऊपर चल रहा है, नियम अभी चल रहा है। हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि लड़के का उम्र बढ़ा दिया जाए और लड़की का भी उम्र बढ़ा दिया जाए। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। एडॉप्शन है। एडॉप्शन, अच्छा एडॉप्शन आप देखते हो ना, आप बच्चे को गोद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इस तरीके का भी जो कानून है इसके ऊपर डिसीजन लेने का अधिकार दोनों को होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को। और सक्सेशन इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। आप देखते हैं ना कि जब पिताजी हमारे चले जाते हैं इस दुनिया से, तो उसके ऊपर संपत्ति का जो अधिकार है वो नॉर्मली बेटे का हो जाता है ना। लेकिन आपको पता है, हालांकि हमारे इंडियन सोसाइटी में अक्सर क्या है कि यदि पिताजी का प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर अधिकार किसका होगा? बेटे का होगा। लेकिन आपको एक नियम पता है, जितना अधिकार उस संपत्ति पे बेटे का होता है उतना ही अधिकार बेटी का भी होता है। लेकिन हाँ, जो जनरली हमारे इंडिया का कल्चर क्या बन चुका है कि बेटी शादी करके गई तो अब उसका कोई अधिकार नहीं है पिताजी के संपत्ति पे, इसीलिए हम लोग उसको संपत्ति देते भी नहीं है। लेकिन आपको पता है, यदि वो कोर्ट में जाकर केस बुक कर दे आपके खिलाफ कि सर मेरे पिताजी का ना प्रॉपर्टी 1 करोड़ था और हम एक भाई हैं एक बहन है, मेरे भाई ने सारा प्रॉपर्टी ले लिया, हमको कुछ नहीं दिया, तो पता है आपका आधा प्रॉपर्टी आपकी बहन को मिल जाएगा। ये नियम है, मतलब ये कानून है कि संपत्ति के ऊपर अधिकार दोनों का होता है, भाई बहन दोनों का होता है। लेकिन जनरली हम लोग देते नहीं है, क्योंकि अक्सर, और वो लोग मांगती भी नहीं है कि चलो भाई कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया, है ना। और जैसे हमारे अपने घर का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम 2 भाई 2 बहन हैं,
तो जो पिताजी का प्रॉपर्टी है वो हालांकि चारों भाई बहन का अधिकार है, लेकिन जनरली क्या हमारी दीदी कभी मांगने के लिए आएगी? नहीं मांगने के लिए आएगी, क्योंकि वैसा बिहार में कल्चर नहीं है ना। कहीं पे होता होगा वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे बिहार में कल्चर नहीं है कि यार तेरा जो प्रॉपर्टी है वो मेरा भी अधिकार है उसको वो दो। तो जनरली बिहार में ऐसा नहीं होता, तो वो कभी मांगने नहीं आएगी। अब मांगने नहीं आई तो फायदा हमको हो गया चलो सारा प्रॉपर्टी मेरे पास आ गया और मेरे भैया के पास चला गया, इस तरीके का होता है। तो सक्सेशन का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी पे अधिकार है वो किसका होगा, इसके ऊपर भी डिसीजन लेने का अधिकार सेंट्रल के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कुछ हमारे पास ऐसे भी टॉपिक हैं, ऐसे भी मामले हैं जिनके ऊपर डिसीजन लेने का अधिकार दोनों को होता है, स्टेट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके ऊपर डिसीजन लेती है। बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द कंकरेंट लिस्ट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है इस मामले पे। लेकिन मान लीजिए, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि दोनों, हालांकि आपको पता चल गया कि दोनों डिसीजन ले सकता है, लेकिन क्या कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है ना। मान लीजिए कोई कानून निकालना है एजुकेशन के ऊपर, मान लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हाँ कानून निकलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं कानून नहीं निकालना चाहिए, फिर तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा, मामला तो फिर गड़बड़। तो बताइए इस केस में फिर कौन जीतेगा? यदि ऐसा हो जाता है, यानी कि यदि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बहस हो जाता है, एक झगड़े का नौबत बन जाता है कि हाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके का यदि माहौल बन जाता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, यानी कि हमारा संविधान ये कहता है कि यदि ऐसा सिचुएशन होता है तो इस मामले में जीतेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट नहीं, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट जीतेगी इस मामले में। तो लास्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है, इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, यानी कि मान लीजिए कि उन्होंने कानून बनाया और वो कानून आपस में झगड़ा करवा दिया दोनों के बीच में, यानी कि हाँ ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि ये नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा मामला हो जाता है, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रीवेल, प्रीवेल मतलब विन कर जाता है, जीत जाता है। यदि ऐसा मामला होता है तो जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वही फाइनल होता है। ठीक है, हालांकि डिसीजन लेने का अधिकार दोनों को है, लेकिन मान लीजिए कि तू मैं वाला सिचुएशन आ गया, तो इस मामले में यूनियन गवर्नमेंट जीतेगी, यानी कि उनका ही डिसीजन चलेगा। ठीक है, चलिए ये तीनों लिस्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमारे पास है, चलिए उनको भी एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देयर आर सम सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी थ्री लिस्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बिकॉज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। अब देखो हमारे पास ना कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो किसी भी लिस्ट में लाई नहीं करते हैं, यानी कि आपने पढ़ा भी तीन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो कुछ टॉपिक, कुछ सब्जेक्ट हमारे पास आज ऐसे भी हैं जो किसी लिस्ट में आता ही नहीं है, ना ही यूनियन में, ना ही स्टेट में, ना ही कंकरेंट लिस्ट में। वैसा एग्जाम्पल है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, क्योंकि देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, क्या उस समय पे इंडिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा कुछ चीज़ था क्या? बिल्कुल नहीं था। अब जब ये चीज़ था नहीं तो किस तरीके से आप इसको किसी लिस्ट में डालोगे? तो था ही नहीं। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा तरक्की हुआ, हम लोगों ने साइंस में बहुत अच्छा किया, तो हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा भी चीज़ आ गया। तो गवर्नमेंट को लगा ना कि यार ये तो हमारे सामने एक नया चीज़ आ गया, तो फिर अब इसको किस लिस्ट में डाला जाए, स्टेट में, यूनियन में या फिर कंकरेंट में। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपको कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय पे हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा कुछ चीज़ था ही नहीं, इसलिए उसका जिक्र किसी भी स्टेट में, किसी भी लिस्ट में नहीं किया गया हमारे संविधान के अंदर। लेकिन आगे बढ़ते हैं, दीज टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर नॉन एज रिसाइडरी सब्जेक्ट्स, और इसी प्रकार के सब्जेक्ट्स को, यानी कि इस प्रकार के चीज़ों को हम लोग कहते हैं रिसाइडरी सब्जेक्ट्स, जिसको किसी भी लिस्ट में नहीं डाला गया है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन से लिस्ट का है, यानी कि कौन से लिस्ट में ये आता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर रिसाइडरी सब्जेक्ट्स, रिसाइडरी सब्जेक्ट्स में आता है, क्योंकि किसी लिस्ट में नहीं आता। आगे बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आगे, लेटर आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज रिलेटिंग रिसाइडरी सब्जेक्ट्स, लेकिन बाद में रिसाइडरी सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कानून बना सकता है, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर जो डिसीजन ले सकता है, वो किसको, कौन ले सकता है? वो यूनियन गवर्नमेंट ले सकती है। बाद में इसको संविधान में ऐड कर दिया गया।
ठीक है, याद रखिएगा कि हमारा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग कहते हैं रिसाइडरी सब्जेक्ट्स, क्योंकि इसको किसी में इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन बाद में जो अधिकार है कि इसके ऊपर डिसीजन कौन ले सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन ले सकती है। इसको बाद में संविधान में ऐड कर दिया गया कि हाँ भैया रिसाइडरी सब्जेक्ट्स जो भी हैं यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है। ठीक है, आगे ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव द सेम पावर्स। अब एक बात बताइए, इंडियन यूनियन का मतलब सारे स्टेट्स का बात कर रहा है, तो क्या हर स्टेट के पास जो पावर है वो बिल्कुल अलग अलग है या सेम है? आपका कहना है कि सर इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स के पास पावर सेम होंगे, किसी के पास कुछ अलग होगा। आपका कहना बिल्कुल सही है, यानी कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, आपको पता है, लेकिन इंडिया के अंदर इतने सारे स्टेट्स होने के बावजूद कुछ स्टेट्स के पास पावर ना अलग ही प्रकार का है। उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं हम लोग। सम स्टेट्स इंजॉय अ स्पेशल स्टेटस लाइक जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि कुछ स्टेट्स हमारे इंडिया में ऐसे हैं जिनको कि अलग ही बेनिफिट मिलता है, जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब पता है जम्मू एंड कश्मीर भी आपका उसी प्रकार का स्टेट बन चुका है जिस प्रकार का बाकी सारा स्टेट है। देखो पहले जम्मू कश्मीर का ना केस अलग था, आपको पता है, आपने सुना होगा आर्टिकल 370 ऐसा कुछ, कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट गया, ये ऐसा कुछ आपने सुना अभी तक? चलो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं क्या है। पहले नियम क्या था ना, समझिएगा, पहले जम्मू कश्मीर के ऊपर आर्टिकल 370 लगा हुआ था। अब सवाल है कि सर ये 370 आर्टिकल क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखो जम्मू कश्मीर एक लौता हमारे इंडिया का ऐसा स्टेट था जिसके ऊपर आर्टिकल 370 लगा हुआ था, और आर्टिकल 370 ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में जाकर कोई भी बाहरी स्टेट का आदमी वहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, यानी कि आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बिहार के रहने वाले हैं और हम जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए, वहाँ का हमको माहौल पसंद आ गया, हम चाहते हैं कि वहाँ पे ज़मीन खरीद लें और वहाँ पे हम अपना घर बना लें, लेकिन आर्टिकल 370 कहता है कि नहीं, आप यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अच्छा तो बताओ, ये स्पेशल स्टेटस हो गया ना, यानी कि ये क्या हो गया, एक स्पेशल दर्जा मिल गया किसको? जम्मू कश्मीर को। तो उस समय पे जम्मू कश्मीर हमारा बिल्कुल सब स्टेट से अलग स्टेट था, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने वहाँ पे आर्टिकल 370 हटाया है, जम्मू कश्मीर भी एक वैसा ही स्टेट है जिस प्रकार का आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उसी प्रकार का है। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या था। ठीक है, तो याद रखते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ इंडिया में सारे स्टेट्स के पास सारा पावर एकदम बराबर पावर जो इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, जम्मू कश्मीर हमारा पहले था जिसके पास अपना अलग ही पावर था, लेकिन अभी भी इंडिया में कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास पावर थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन सब में मिलता जुलता पावर है। ठीक है, चले देखते हैं क्या है। जम्मू कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। सोचो हमारे इंडिया के अंदर कितना कॉन्स्टिट्यूशन है, बताइए जरा? ओनली वन। लेकिन जम्मू कश्मीर का उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अलग था। सोचो, यानी कि इंडिया हमारा उस मतलब कि जब से हमारा आर्टिकल 370 हटा है जम्मू कश्मीर से, उसके पहले तक इंडिया में दो संविधान था। एक वो संविधान जो पूरे इंडिया पे लागू होता था, और वो एक संविधान जो केवल और केवल जम्मू कश्मीर पे लागू होता था। कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग ही नियम कानून था वहाँ का। सोचो, जो कि हर स्टेट में अलग होता, लेकिन हर स्टेट का लगभग सेम होता है, जम्मू कश्मीर का सबसे अलग था क्योंकि वहाँ का संविधान अलग था। आगे, मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो जो कानून हमारे बिहार पे लगता है, उत्तर प्रदेश में लगता है, महाराष्ट्र में लगता है, गुजरात में लगता है, यानी कि अलग अलग स्टेट में जो लगता है, ऐसा ऐसा कानून जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता ही नहीं है। मतलब पहले नहीं होता था, अब तो होता है, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर हमारा बिल्कुल एक आम हिस्सा है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो कानून अलग अलग स्टेट्स में लागू है, वो कानून तो जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होता था। वहाँ पे वो अलग ही कानून चलता था, वहाँ पे हर स्टेट से उसका बात ही अलग होता था हर बार। खैर आगे बढ़ते हैं। विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेट असेंबली है, जहाँ पे कि लोग आके बैठते हैं, वहाँ के विधायक ये सब कानून ये सब बनाते हैं, MLA ये सब जो बैठते हैं वहाँ पे, जब तक वहाँ से कोई डिसीजन पारित नहीं होगा, यानी कि जब तक कोई लॉ वहाँ से नहीं निकलेगा, तब तक जम्मू कश्मीर में कोई नियम लगेगा ही नहीं। इसको ना जम्मू कश्मीर को आप ऐसे समझो, सिंपल सा, जम्मू कश्मीर में जो संविधान था वो अलग था, बिल्कुल अलग, यानी कि वहाँ पे का जो नियम कानून होगा वो बाकी सारे स्टेट से अलग होगा,
और वहां पे क्या नियम कानून आएगा वो कौन डिसाइड करता था? वहां का स्टेट असेंबली, यानी कि वहां का विधानसभा डिसाइड करता था। सोचो, एक बार बताओ जरा, यदि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाते हैं तो वो सारे स्टेट पे लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वहां का संविधान ही अलग है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन वहां पे कोई कानून कब लागू होता था? जब वहां का स्टेट असेंबली कोई कानून लागू करता था, केवल तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन नॉट बाई लैंड और हाउसेस हियर। वही बात है हमने जो कहा आपको कि जो आदमी जम्मू कश्मीर का नहीं है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के बाहर का है, वो जम्मू कश्मीर में या तो जमीन नहीं, मतलब जमीन भी नहीं खरीद सकता, घर फ्लैट व्लैट कुछ नहीं खरीद सकता, इंडस्ट्री कुछ नहीं लगा सकता। ये कानून था वहां का। ठीक है, आगे। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। अब ये तो कुछ ऐसे खास पावर हो गए जो कि जम्मू कश्मीर को केवल मिला हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं जिनको बहुत ही कम पावर मिला हुआ है, बहुत ही कम। देयर आर द एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड इट इज कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली एटसेट्रा। यानी कि हमारे पास ना कुछ ऐसे स्टेट हैं, मतलब कि कुछ ऐसे जगह हैं जो बहुत छोटे हैं, यानी कि जिनके पास पावर बहुत ही कम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? यूनियन टेरिटरी कहते हैं। और यूनियन टेरिटरी का एग्जांपल यदि लिया जाए तो चंडीगढ़ है आपका, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, ये सब आपका यूनियन टेरिटरी है। यानी कि इन सभी का जो अपना पावर है वो बहुत ही कम पावर है। ठीक है, एटसेट्रा। These union territories do not have the powers of a state। यानी कि इस टेरिटरी के पास जो पावर होता है ना, वो इतना कम पावर होता है, जो मतलब जो एक स्टेट के पास पावर होता है उतना पावर भी इन सब के पास नहीं होता। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? सिंपल सा, आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि इंडिया तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग जगहों पर पावर अपना अलग अलग है। जम्मू कश्मीर का पावर अपना अलग था, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, जो ये हमारा यूनियन टेरिटरीज है, इनका पावर अपना अलग है। जो नॉर्मल स्टेट है आपका, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस सभी के पास अपना पावर अलग अलग है। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया में जो स्टेट है आपके, सबके पास अपना पावर अलग अलग है, जगह जितने भी है सबका पावर अपना अलग अलग है। आगे, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज यूनियन टेरिटरीज। याद रखिएगा इस बात को कि यूनियन टेरिटरी जो होते हैं हमारे, उसके पास जो पावर है वो बहुत ही मतलब कि स्टेट से भी कम पावर उसके पास होता है। लेकिन इस बात को आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि यूनियन टेरिटरी जितने भी हैं उन सबके ऊपर जो पावर चलता है वो चलता है केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, ये सब आपका यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसके ऊपर जो पावर चलता है वो किसका चलता है? क्या यहाँ के गवर्नमेंट का? नहीं, किसका चलेगा फिर? सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा। मतलब कि दिल्ली में क्या होना है, लक्षद्वीप में क्या होगा, चंडीगढ़ में क्या होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वहां का गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती है। ये हमारे संविधान में पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ही हैं जो केवल और केवल यूनियन टेरिटरी पे डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब देखो, सीबीएसई के अंदर ना 2 नंबर क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, लेकिन क्या इन दोनों में आपको डिफरेंस पता है क्या होता है? जान लो, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। एक तरफ आप लिखेंगे स्टेट्स और दूसरी तरफ आप लिखेंगे यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स का बात करें तो इट इज बिग इन एरिया। आप किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को उठा के देखो इंडिया मैप में, आप हमेशा पाएंगे कि स्टेट का जो दायरा है, यानी कि जो स्टेट का एरिया है वो बड़ा है, लेकिन यूनियन टेरिटरी का जो एरिया है वो छोटा है। तो स्टेट जो होते हैं ना वो एरिया में बड़े होते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी एरिया में बहुत ही छोटे होते हैं। आप खुद देखो ना, दिल्ली का देखो आप जगह, इंडिया के मैप में आप देखो दिल्ली कहाँ पे कितना छोटा सा दिखता है, एकदम कोना, एकदम बीच में है लेकिन छोटा सा है, ऊपर में थोड़ा सा है लेकिन बहुत ही छोटा सा है। तो स्टेट एरिया में बड़े होते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी एरिया में छोटे होते हैं। ये पहला डिफरेंस हो गया दोनों में। अगला है आपका स्टेट गवर्नमेंट। क्या है अगला? इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम, मैनेज करने का काम स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, लेकिन यूनियन टेरिटरी को इट इज कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज को मैनेज करने का काम, कंट्रोल करने का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस आपको याद होने चाहिए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के
के बीच में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, देख लेते हैं। इट इज नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सिंपल से बात कर रहा है लोकसभा और राज्यसभा का, विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। देखो आपको क्या लगता है कि जो भी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, क्या उसके मन में जो आता है वो डिसीजन ले लेती है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी तो पूरे इंडिया पे लागू होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है। उनको यदि कोई डिसीजन लेना है या फिर कोई नियम कानून बनाना है तो दोनों पार्लियामेंट के हाउस से पास करना पड़ता है उस लॉ को। आपको पता है 2 ही पार्लियामेंट हाउस हमारे इंडिया में है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यानी कि लोकसभा में भी कुछ मेंबर है हमारे पास, राज्यसभा में भी कुछ मेंबर है, यानी कि सभी दोनों हाउस में जाते हैं हमारे नियम जो बने होते हैं, उनके पेपर डॉक्यूमेंट जाते हैं, सभी के सामने पेश किया जाता है। यदि पसंद आता है तो फिर वो आगे बढ़ता है, पसंद नहीं आता तो फिर वो नियम कानून आगे बढ़ ही नहीं पाता। लेकिन कोई भी नियम कानून पास हो इसके लिए मेजोरिटी कितना होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। मतलब कि 3 कोना यदि आदमी है तो 3 कोने में से 2 कोने आदमी क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भैया ये जो कानून है बिल्कुल सही है, इसको लागू होना चाहिए, तो वो लागू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बात समझ में आ रही है? जैसे आर्टिकल 370 जो था वो जम्मू कश्मीर में वो हट गया। क्यों हटा वो? क्योंकि दोनों हाउस में वो गया होगा, पहले पेपर गया होगा, वो डॉक्यूमेंट गया होगा कि हाँ भैया हम ये आर्टिकल जो है ना, मतलब कि ये हम कानून वहाँ से हटाना चाहते हैं, आर्टिकल 370 जो हम जम्मू कश्मीर से हटाना चाहते हैं। तो 2/3 लोगों ने सहमति दे दिया होगा कि हाँ ये हटना चाहिए, इसलिए वो आज हट गया। जैसे मान लीजिए कि 3 कोना लोग भरे हुए हैं, 3 कोने में से 2 कोने ऐसे होने चाहिए जो कि उसको परमिशन दे दे कि हाँ ये कानून लागू होना चाहिए, तभी जाकर इंडिया में कोई नियम कानून लागू होता है। कहने का मतलब आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग उस कानून के सपोर्ट में होने चाहिए, तभी जाकर वो कानून लागू हो पाता है। आगे, देन इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। और उसके बाद, यानी कि केवल इतना ही आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि पहले जो कानून आता है वो दोनों हाउस में जाता है, दोनों हाउस में जाने के बाद ज़्यादा उसको यदि सहमति मिल गया तो वो फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद जो स्टेट के लेजिस्लेचर होते हैं, यानी कि हर स्टेट में जो एमएलए होते हैं, उन सबका भी सहमति चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 370 जो हटा आपका जम्मू कश्मीर से, वो कानून पहले कहाँ पे बना? लोकसभा में बना। लोकसभा में बनने के बाद कहाँ गया वो? राज्यसभा में गया। राज्यसभा से भी पास हो गया तो फिर हर स्टेट में जाता है, और फिर हर स्टेट के जो एमएलए होते हैं वो सब फिर उनको अप्रूव देते हैं कि हाँ ये कानून बिल्कुल सही है, आगे लागू होना चाहिए। फिर हर स्टेट का एमएलए उस पर साइन करता है, सहमति देता है कि हाँ ये कानून लागू होना चाहिए, तब जाकर कोई लागू हमारा हो पाता है, इस तरीके से। और लास्ट जो साइन रहता है वो किसका रहता है पता है आपको? प्रेसिडेंट का। कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन प्रेसिडेंट साइन करता है कब? लास्ट में, सबके सहमति लेने के बाद करता है। और एक बार यदि प्रेसिडेंट का साइन हो गया किसी कानून पे तो वो पूरी कंट्री पे लागू हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से होता है हमारा। आगे, द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। लेकिन मान लीजिए कि आपने कानून बना तो दिया, लेकिन उस कानून का कोई पालन यदि नहीं करता है तो सजा देने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। वो कौन है आपका? जुडिशियरी, मतलब कि कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब किसका काम करता है? बेसिकली जुडिशरी का काम करता है। कोई भी देखो, कानून बनाना और उसको पास करना बहुत आसान बात है, कोई गवर्नमेंट कर लेगी, लेकिन इसमें सबसे अहम रोल जो कोई प्ले करता है तो वो करता है कौन? आपका जुडिशियरी। देखो आपने कानून बना दिया, ठीक है, आपने लागू भी करवा दिया, ठीक है, लेकिन उस कानून को लोग एक्सेप्ट भी तो करें, उसको दिल में डर तो होना चाहिए ना कि इसको नहीं मानेंगे इसके, या फिर इसका उल्लंघन करेंगे तो हमको सजा मिल सकती है। जिसमें जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो आपका जुडिशरी करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी आप देखते हैं वो सब आपका जुडिशरी का ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। अगला, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक और डिसीजन। यानी कि मान लीजिए इंडिया के अंदर पावर के डिवीजन में, यानी कि किसको क्या पावर मिलेगा, कोई पावर का सही इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, गलत इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, इसके ऊपर जो डिसीजन लेने का जो हक है वो केवल और केवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो छोटे लेवल पे और कोर्ट होते हैं उनको ही केवल है। मतलब कि केवल जुडिशियरी ही इसके ऊपर डिसीजन ले सकती है यदि कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई मामला फंस जाता है तो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चले, इस तरीके से टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने
अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।